हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 मैथ। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसका बेसिक बात हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग अपना क्लास 12 का बेसिक मतलब क्लास 12 वाला प्रायिकता स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका प्रश्नावली 13 है ना, प्रश्नावली 13। तो प्रश्नावली 13.1 में हमको क्या पढ़ना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या है? देखो, थोड़ा नाम पे ही आप जाओगे। सप्रतिबंध, किसी प्रतिबंध के साथ। हमको अभी तक क्या होता था? किसी भी घटना का सिर्फ प्रायिकता निकालना था। ये तो होता था ना, कोई भी घटना देता था, उस घटना का क्या बोलता था? प्रायिकता। और आपको पता है कि अगर एक कोई प्रयोग है, सॉरी मान लो कोई एक प्रयोग है, उससे प्राप्त प्रतिदर समष्टि यश है, और एक कोई एक घटना है, तो एक घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आप इसे बोलते हैं। और ये क्या होता था? इसको हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं, यानी A/NS, शॉर्ट फॉर्म में ना, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। और कुल संभव परिणामों की जो सभी कुल संभव परिणाम आते थे उसको हम एस में लिखते थे। तो आप देख लो एस में कितने नंबर है, ये तो है NS, और Na का मतलब क्या है? ए जो घटना घटित है उसके अनुकूल कितने नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सीधा लगभग ये फार्मूला यूज करते थे। Na/NS का मतलब समझ पा रहे हो ना? यानी ए का मतलब ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, NS का मतलब घटना से या प्रयोग से संबंधित कुल परिणामों की संख्या। लेकिन अब हमें केवल किसी भी एक घटना के घटित होने की केवल सिर्फ प्रायिकता नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध यानी किसी प्रतिबंध के साथ कोई एक कंडीशन लगा देगा, कुछ प्रतिबंध लगा देगा। अब बताओ इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? जैसे एग्जाम्पल में हम अपना बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल दिया बुक में, देखो जैसे आपने एक वही काम है कि एक सिक्के को उछाला गया है, और सिक्का आपका कैसा होना चाहिए? न्याय सिक्का। न्याय सिक्का का मतलब फेयर कॉइन होना चाहिए। जैसे अगर आप उछालो तो हेड और टेल आने के चांस बराबर होना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं आप चीटिंग का चांस हो। उसमें क्या बोला है कि एक घटना है ई, जब आप सिक्के को उछालोगे तो एस आपका क्या हो सकता है? और आपने 3 सिक्के को उछाला। अच्छा, यहां से एक चीज और ये भी समझ लो, आपको बार बार काम पड़ेगा, हम यहां पर बता दे रहे हैं एक बार। जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो आपका प्रतिदर समष्टि क्या आता है? हेड और टेल, हेड का टेल, यही दो आउटपुट हो सकते हैं। जब आप 2 सिक्कों को एक बार उछालो तो क्या आ सकता है? हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, दोनों पे टेल आए। ये क्या है? 2 सिक्कों को जब एक बार उछाला गया है, या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। जब एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो हो सकता है पहली बार हेड आया होगा, दूसरी बार हेड आया होगा ना, तभी पहली बार दूसरी बार बता रहा है। और जब ऐसे अगर 2 सिक्के को उछालोगे तो पहली सिक्के और दूसरी सिक्के के लिए बता रहा है। और जब एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे, बताओ जब आपने सिक्के को एक बार उछाला, जब एक सिक्के को आपने एक बार उछाला तो एक सिक्के को उछालने पे कितने आउटपुट मिल सकते हैं? 2। तो जब एक बार उछालोगे तो 2 का पावर 1, यानी केवल 2 आउटपुट मिले। एक सिक्के को जब उछालते हो तो आपको आउटपुट कितना मिलता है? एक सिक्के को उछालने पे 2 आउटपुट मिलता है, लेकिन आपने कितना सिक्का उछाला? 2, तो टोटल कितना आउटपुट मिला आपको? 4। तो एक सिक्के को उछालते हो तो कितना आउटपुट मिलता है? 2। और अगर 3 बार उछाल दिए या 3 सिक्के को एक बार उछाल दिए तब टोटल कितने आउटपुट मिलेंगे? 8। 2 का पावर 3। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? और लिखना होगा तो क्या लिखोगे? हो सकता है हेड 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 टेल ना, थोड़ा पास पास लिखते हैं जिससे आ जाए इसमें। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले तीनों पे हेड ले लिए, मतलब एक भी टेल नहीं लिए। पहले में देखो एक भी टेल नहीं है, अब एक टेल ला रहे हैं, तो एक टेल हो सकता है तीसरे पोजीशन पर, हो सकता है दूसरे पर, और हो सकता है पहले पर। यानी अगला क्या हो सकता है? टेल हेड हेड, यही है ना। अब अगला बताओ क्या हो जाएगा? अभी एक टेल है, अब 2 टेल लाओ, तो 2 टेल आने का मतलब अगर 2 टेल होगा तो एक हेड होगा। बात समझ में आया? अगर टेल 2 बार आ गया तो तीसरी बार क्या आएगा? हेड ही तो आएगा। अब हेड कैसे अरेंज कर सकते हो? टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एच टेल टेल। देखो सब में 2 2 टेल है और हेड कितना? 1 है। आप जैसे भी आप इसको लिखना चाहे लिख लो, हमको एक, क्योंकि हेड केवल अकेला था तो उसको अरेंज करने में आसानी हो जाता। जब हेड को अरेंज करेंगे टेल अपने हिसाब से खुद अरेंज हो जाएगा। इसके अलावा और कोई संभावना है?
मतलब टिल 2 बार आने का कोई संभावना इसके अलावा नहीं। अगर 2 बार टिल आएगा तो यही 3 चांस है, और एक चांस ऐसा बचा कब तीनों बार टिल आ जाए, यानी टिल टिल टिल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटपुट है। तो इस तरीके से, और ये आया कितना 2 का पावर 3 यानी 8 ना। टोटल कितने आउटपुट आए इसमें 8। अगर पासे को उछाला जाए, ये तो किसके लिए हुआ, सिक्के के लिए। किसके लिए, अगर आपको दिक्कत हो तो आप कहीं इसको कॉपी कर सकते हो। अब हम पासे के लिए बात करते हैं। अगर एक पासे को फेंको, यानी पासे को एक बार फेंकना या एक पासे को फेंकना, बातें की, तो कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल इतने नंबर आ सकते हैं। अगर आपने एक पासे को 2 बार फेंका या 2 पासे को 1 बार फेंका, बात तो एक आएगा, आउटपुट एक ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा, हो सकता है कि ध्यान से यहां पर देखना, अब यहां पर टोटल बताओ, एक पासे को जब एक बार फेंकते हो तो टोटल कितने आउटपुट मिले, 6। अगर एक बार फेंको 6 का पावर 1, एक पासे को 2 बार फेंको 6 का पावर 2 आउटपुट मिलेगा, एक पासे को 3 बार फेंकोगे 6 का पावर 3 आउटपुट मिलेगा। कैसे समझ में आ रहा है ना। आप नीचे क्या लिखोगे, एक बार फेंकने पे जितने आउटपुट मिलता है उसको नीचे लिखो, और कितनी बार फेंक रहे हो उसको उसके पावर पे लिख के जाओ। यानी एक बार फेंकोगे तो आपको टोटल 6 आउटपुट मिलेंगे, 2 बार फेंकोगे 6 36 आउटपुट मिलेंगे, और 6 का जब 3 बार गुणा करोगे 2 से 16 हो जाएगा, 36 छक्का 2 से 16 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप पासे को 3 बार फेंकोगे तो आपको टोटल 2 से 16 आउटपुट मिलेंगे। और कैसे, पहले आप केवल 2 वाला ही लिख लो, देखो इतना बड़ा हो जाएगा, 3 का लिखने का काम ही नहीं पड़ेगा। जो आपने पासे को 2 बार फेंका या 2 पासे को 1 बार फेंका, हो सकता है पहले पासे पे कितना आया हो 1, और दूसरे पासे पे कितना आया हो 1। पहले पासे पे हम फिक्स कर दिए 1 आ गया, मान लेते हैं पहले पासे पे कितना आया 1 आया, तो पहले पे तो 1 आया, तो दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले पे 1 को फिक्स कर दियो तो दूसरे पे 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, यही मिलेगा, कहीं मिलेगा, तो हम इसे मिटाते समझ लियो आप। फिर हो सकता है कि अभी आपने क्या किया, पहले पे 1 को फिक्स कर दिया, अब पहले पे किसे फिक्स कर दो 2 को, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यही मिला कि नहीं आपको आउटपुट। फिर ऐसे 3 1 3 2 3 3, और ऐसे करके आपको 3 6 तक मिलेगा। फिर ऐसे 4 1 करोगे तो आपको पूरा 4 6 तक मिलेगा। फिर ऐसे आप 5 1 करोगे तो आपको पूरा कहाँ तक मिलेगा, 5 6 तक मिलेगा। फिर आप ऐसे 6 1 करोगे तो आपको टोटल कहाँ तक मिलेगा 6। तो एक में देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, और ऐसे ऐसे 6 6 36 नंबर टोटल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यानी जो टोटल आउटपुट है वो कितना मिला, 6 पावर 2 यानी 36। ऐसे 3 वाले के लिए भी आप लिखोगे, 3 वाले के जब आप 3 पासे को 1 बार फेंकोगे या 1 पासे को 3 बार फेंकोगे तो आपको टोटल 2 से 16 आउटपुट मिलेंगे, जो कि लिखना आपके लिए कठिन ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर फिर केवल नंबर का बात कर लेंगे, कितना 2 से 16। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इसको कहीं लिखना है तो आप लिख लो, वरना फिर हम लोग आगे चलो। तो देखो बुक में एग्जाम्पल लिया है कि एक न्याय सिक्के को 3 बार उछाला गया है, या 3 न्याय सिक्के को 1 बार उछाला जाएगा। तो जब 3 न्याय सिक्के को 1 बार उछालोगे तो टोटल आउटपुट क्या क्या मिल सकते हैं, हेड हेड हेड। हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है कि कोई किसी एक पे टेल आया हो, तो हेड हेड टेल। पहले आप ऐसा भी कर सकते थे, आप पहले पे टेल रहा दो, इन दोनों पे हेड रहने दो, दूसरी बार टेल आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, लेकिन आएगा एक ही टेल। अब ऐसा हो सकता है 2 बार टेल आया हो, तो 2 बार टेल आने का मतलब पहली दूसरी बार टेल आया हो तो तीसरी बार हेड आएगा। हो सकता है पहली और तीसरी बार टेल आया हो तो फिर दूसरी बार हेड आएगा। हो सकता है दूसरी और तीसरी बार टेल आया है तो पहली बार हेड आ जाएगा। चाहे आप टेल को लेकर अरेंज करो, चाहे आप हेड को लेकर अरेंज करो, और एक चांस आपका बचा है टेल टेल टेल। यही 8 संभावना है। बोलो, जब कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, दिक्कत तो नहीं है ना। तो जब किसी सिक्के को 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के को आप 1 बार उछालोगे तो आपका प्रयोग क्या हुआ, 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, आप यही तो प्रयोग कर रहे हो ना। तो जब 3 सिक्के को आप 1 बार उछालोगे तो टोटल जितने आउटपुट आ सकते हैं उन्हीं के कलेक्शन को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। और प्रतिदर्श समष्टि को आप दर्शाते हैं किससे, एस से। प्रतिदर्श समष्टि को इससे ही दर्शाते हो ना। क्या इन सभी में हेड 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 आने की चांस कितना है, टेल हेड हेड आने का चांस कितना है, क्या सभी के आने का प्रायिकता 1/8 है कि नहीं है, बोलो। अरे टोटल 8 है, एक क्या निकला, 1/8 ही तो होगी, चाहे ऐसे आप निकाल लो। और आपको नहीं ऐसे पता है क्योंकि हम लोग न्याय सिक्का लेके चले। न्याय सिक्का होने का मतलब हेड, एक सिक्के को जब आप उछालोगे तो हेड आने का चांस भी 1/2 है और टेल आने का चांस भी 1/2 है। तो बताओ हेड आने का चांस 1/2 रहा होगा, ये भी हेड आने का चांस 1/2,
और ये भी हेड आने का चांस 1/2। तो इस बात का मतलब क्या है कि पहले पर हेड आया है और दूसरे पर भी हेड आया है और तीसरे पर भी हेड आया है, और का मतलब इनटू, तो 1/8 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। यानी सभी का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/8। यानी यहाँ पर जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी आउटपुट है, सभी समप्रायिक है। समप्रायिक यानी सभी के आने की प्रायिकता यानी चांस या संभावना, क्या जो भी बोलो, बराबर है। ठीक है, अब हम दो घटना डिफाइन करते हैं अपने मन से। कैसी दो घटना? चलो, एक घटना ई लेते हैं और एक घटना, क्योंकि आपको उस दिन बताए थे कि एक घटना को आप ABCD किसी भी लेटर से आप दर्शा सकते हो। तो जो घटना ई है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, न्यूनतम दो चित्त का प्रकट होना। न्यूनतम दो चित्त का प्रकट होना। ठीक, और एक घटना F है, F को इस तरीके से डिफाइन किया है, पहले सिक्के पर पट प्रदर्शित होना या पट प्रकट होना। अब ध्यान से देखो, हम लोग अपना अभी विवेश बना रहे हैं। न्यूनतम दो चित्त के प्रकट होने का मतलब क्या है, क्या क्या आ सकता है? न्यूनतम दो चित्त का मतलब कम से तो कम दो चित्त रहना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम तो दो चित्त आपको रखना है। चित्त का मतलब हेड, पट का मतलब टेल होता है और चित्त का मतलब हेड होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, तो ये आ सकता है। बोलो, अरे कम से कम 2 चित्त आना चाहिए ना, यानी चित्त का मतलब हेड होगा, तो कम से कम 2 हेड आना चाहिए। ज्यादा यहाँ पर तो 3 हेड आ गया, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि कम से कम 2 है, 2 से कम चित्त नहीं होना चाहिए। तो ये आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखो 2 चित्त है, यानी टेल हेड, हेड भी आ जाएगा, हेड टेल हेड भी आ जाएगा, हेड हेड टेल भी आ जाएगा। बाकी और कुछ आएगा? क्योंकि इसमें तो केवल एक ही चित्त हुआ, इसमें भी एक चित्त, इसमें भी, इसमें तो एक भी चित्त नहीं, लेकिन हमको क्या बोला, कम से कम 2 चित्त आना चाहिए। ठीक, अब बताओ एफ को किस तरीके से डिफाइन करोगे? पहले सिक्के पर पट प्रकट होना। पहले सिक्के पर पट प्रकट होने का मतलब क्या है? इसमें तो पहले पे हेड है यानी चित्त है, ये टेल, पट है पहले पे यानी टेल हेड हेड। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें पहले पे टेल है, तो यानी टेल टेल हेड। क्योंकि आपको अभी यहाँ पर आप मत देखो कि यहाँ पर दूसरे पर भी टेल आ गया, इसका मतलब क्या है, पहले पर हेड आना चाहिए, सॉरी पहले पर टेल आना चाहिए, तो आप पहले पर टेल आए, बाकी और उसमें जो है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, टेल टेल हेड हुआ, ये भी आ जाएगा टेल हेड टेल, बाकी ये आ जाएगा टेल टेल टेल। आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी? क्योंकि अगर आपको ई की प्रायिकता निकालनी है तो नंबर इन ई अपान नंबर इन एस, यही तो करोगे। ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल कितने परिणाम मिले? 1 2 3 4, और कुल कितने परिणाम है? 8। तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अगर आपको कोई एफ की प्रायिकता पूछे, सिर्फ एफ की प्रायिकता, तो एफ का प्रायिकता यानी नंबर इन एफ अपान नंबर इन एस, यानी एफ के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे एस, यानी प्रतिदर्श समष्टि में जितने परिणाम या प्रयोग से संबंधित कुल परिणामों की संख्या। तो एफ में कितने परिणाम मिले? 1 2 3 4, और कुल 8 ही है, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। यहां पर क्या आप ई इंटरसेक्शन एफ डिफाइन कर सकते हो क्या? अब इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब तो समझते होगे ना। देखो कुछ प्रॉपर्टी है, आज हमको इंटरसेक्शन और यूनियन का काम पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जैसे ए में कुछ अवयव होंगे और बी में भी कुछ अवयव होंगे, तो जो दोनों में कॉमन है वही आपका क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आप ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए को भी लो और बी को भी लो, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लो। यानी इतना तो आप लोगे ही लोगे, बी भी आप पूरा लोगे ही लोगे, और जो दोनों कॉमन है उसको सिर्फ कितनी बार लेना है? एक बार। ऐसा इसका मतलब ये मत समझना कि ए को फिर पूरा ले लो फिर बी को पूरा ले लो, तो ये तो 2 बार आ जाएगा ना, तो इसको 2 बार नहीं लेना है। तो यूनियन का मतलब जो कॉमन होगा उसको सिर्फ कितनी बार लेना है? एक बार लेना है। ठीक है, और आपको ये फार्मूला भी पता होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लास 11th में आप पढ़े हो, यहाँ पर यूनियन रहेगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दो। और अगर कहीं आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। यहाँ पर यूनियन होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दो, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फार्मूला याद कर लो, अगर यूनियन होगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाना, और यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन लगा देना। तो फिर अभी हम बात करेंगे फिर इस पे। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन। अब ध्यान से देखो, यहां पर आप
ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या होगा, यानी जो ई और एफ दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है दोनों में, हेड 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 इसमें नहीं है, टेल हेड हेड इसमें नहीं है, अच्छा सॉरी टेल हेड हेड इसमें है, बाकी हेड टेल नहीं है ना, हेड हेड टेल ये भी नहीं, यानी कॉमन में सिर्फ ये आया, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, टेल हेड हेड। अगर आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे, ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर बटे टोटल नंबर। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालते हो, उसमें कितने नंबर हैं बटे टोटल नंबर, तो ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही है, तो यानी 1/8। हम ये क्यों बताएं, इसलिए ध्यान से समझना, जब आपने ई की प्रायिकता निकाला तो केवल सिर्फ आपने ई को देखा, आपने एफ को नहीं देखा। जो आपने एफ की प्रायिकता निकाला सिर्फ आपने एफ को देखा, आपने ई को नहीं देखा। लेकिन एक अगर आपको सिर्फ ई की प्रायिकता ना पूछे, ई क्या है, न्यूनतम दो चित का प्रकट होना, सिर्फ अब इसकी प्रायिकता नहीं पूछे, अगर कोई एक कंडीशन जोड़ दे, क्योंकि आपको पढ़ना यही तो है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता, किसी एक प्रतिबंध के साथ आपको किसी दूसरे की प्रायिकता पूछे। अब समझो, कंडीशन ये जोड़ दे रहा है कि जब आप 3 सिक्के को एक बार उछाले हो, यह माना गया है कि पहले सिक्के पर क्या आता है, पट प्रकट, यानी ये दिया है, क्या दिया है, पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है, तब न्यूनतम दो चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता बताओ, तब न्यूनतम दो चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता बताओ क्या होगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, अगर आपको ये दे दिया गया कि पहले सिक्के पर कौन प्रकट होता है, पट, यानी अब आपका प्रतिदर्श समष्टि क्या यही रह जाएगा। ये प्रतिदर्श समष्टि कब होता, जब आप 3 सिक्के को उछालते और जो मन चाहे सो गिरता, तब तो यार प्रतिदर्श समष्टि में ये सब कुछ आ जाता। लेकिन अब ये बता दिया है कि पहले सिक्के पर पट ही प्रकट होगा, ये फिक्स है, जब आप 2 सिक्के को उछालोगे तो पहले सिक्के पर क्या पट प्रकट होगा, पट प्रकट होगा, ये दिया है। तो यानी अब आपका प्रतिदर्श समष्टि में ये पूरा ना होके अब क्या क्या बचेगा, पहले सिक्के पर जिसमें पट आया, तो पहले सिक्के पर पट हम लोग यहां पर लिख चुके हैं पहले से, तो देखो पहले सिक्के पर पट प्रकट होना वाला कौन कौन सा, यानी टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। तो क्या अब प्रतिदर्श समष्टि में सिर्फ 4 अवयव है, और ये जो क्या ये है, ये पुराना जो प्रतिदर्श समष्टि उसका एक उपसमुच्चय ही तो है कि नहीं है, बोलो। तो यानी जब कभी भी एक कंडीशन जोड़ दिया जाए उस केस में जो आपका प्रतिदर्श समष्टि होता है, तो पुराना जो प्रतिदर्श समष्टि होता है उसका एक उपसमुच्चय बन जाता है। अब बताओ घटना क्या है, किसकी प्रायिकता पूछ रही है, न्यूनतम दो चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता। अगर यह हो उस केस में दो चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता बताओ। तो दो चित्त प्रकट होना, चलो इस घटना को हम लोग किससे दर्शाए, इसे, अरे दो चित्त के प्रकट होने को हम लोग इसे दर्शाए ना, देख लो न्यूनतम दो चित्त का प्रकट होना, इसको किससे दर्शाए, इसे। तो अब क्या अब भी ई इतना पूरा रहेगा कि अब ई कुछ कम हो जाएगा, ये ई आपने कब लिखा है, जब जो मन चाहे सो मिलता, लेकिन अब तो कंडीशन दे दिया अब यही मिलना है, इसी में से जो कुछ भी हो जाए मिलना, इसी चारों में से कुछ है। तो अब इन्हीं में से, क्योंकि आप जो भी घटना आप देखते हो वो इसी में से, तो पूरा प्रतिदर्श समष्टि में तो देख देख के लिखते हो कि इन्हीं में से क्या क्या संभव है आपका आ सकता है उस घटना में। तो अब आपका घटना क्या है, चलो हम ई लिख देते हैं, ज्यादा समझ में। ई क्या है, न्यूनतम, यहां से लिख लो, न्यूनतम दो चित्त का प्रकट होना। हमको किसकी प्रायिकता पूछी है, ई की तो प्रायिकता पूछी है, और ई है क्या, न्यूनतम दो चित्त का प्रकट होना। अब बताओ ई में कौन कौन आएगा, देखोगे तो इसी में से ना, क्योंकि आना सिर्फ इसी में से है, क्योंकि आपको कंडीशन दे दिया ना कि आपको यही आना। जब दो सिक्के को उछाओगे, यह दिया है कि पहले सिक्के पर पट ही प्रकट होगा, तो पहले सिक्के पर पट प्रकट होने का बस यही 4 चांस है। और अब बोला कि अगर पहले सिक्के पर पट प्रकट होना है तब बताओ न्यूनतम दो चित्त की प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ अगर ये फिक्स है कि इन्हीं चारों में से आएगा, अब इसमें से क्या क्या चांस है कि न्यूनतम दो चित्त है, दो चित्त इसमें भी है बस, और कहीं दो चित्त नहीं है, यानी सिर्फ यही आएगी। तो यानी आपको क्या पूछ लिया, ई की प्रायिकता पूछी है, लेकिन कब,
जब चलो इसको हम एस ना बोल के क्या बोल दे रहे हैं, है तो एस, क्योंकि प्रतिदर्श समिष्ट को हम लोग एस से दर्शाते हैं, लेकिन एक तरीके से देखो आपका ये एफ ही तो था, पहले सिक्के पर पट प्रकट होना ये आपका एफ ही तो है। तो यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। इसका मतलब क्या है, अगर एफ हो चुका है तब ई के होने की प्रायिकता, यानी यह दिया गया है एफ होगा तब ई के होने की प्रायिकता। अभी तक जितने भी प्रायिकता यहाँ पर पूछते पीई का मतलब क्या है, ई के घटित होने की प्रायिकता, एफ हो चाहे ना हो कुछ मतलब नहीं। पी एफ का मतलब क्या है, एफ के घटित होने की प्रायिकता, ई हो चाहे ना, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्या है, सवाल में दे दिया है, शर्त दे दी आपको कि एफ हो रहा है तब ई के होने की प्रायिकता, इसी प्रायिकता को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो बताओ इसके होने की प्रायिकता कितनी है, यहां पर बताओ पीई कितनी थी, पीई कितना आया, कैसे निकालते हो, नंबर इन ई अपान नंबर इन एस। तो ई में कितना नंबर है, एक, और एस में कुल कितना नंबर था, तो क्या आपने 8 को देखा इसमें, इस 8 नंबर को तो नहीं देखा, क्योंकि अब आपका जो प्रतिदर्श समष्टि है वो घट चुका है। तो इसकी प्रायिकता आई कितनी, 1/4। वास्तव में 1/4 कैसे आई, ध्यान से देखो, टेल हेड हेड क्या है, टेल हेड हेड केवल ई इंटरसेक्शन एफ था कि नहीं था, आपने ऊपर क्या लिखा, ऊपर जो हमने कहने के लिए ई बोल दिया, लेकिन वास्तव में आपने केवल टी हेड हेड को देखे हो। टी हेड हेड देखने का मतलब केवल आपने किसको देखा है, ई इंटरसेक्शन एफ, आपने किसको देखा, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आपने क्या लिखा है, एस, एस है क्या, केवल एफ के जो जो अवयव वही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, देखो तो एफ का अवयव यानी केवल नीचे आपने एफ का अवयव लिखा है। तो यही फार्मूला हो गया ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने का। अगर एफ हो चुका है तब ई के होने की प्रायिकता क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ में जितने नंबर आएंगे बटे एफ में जितने नंबर आएंगे। अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, इसका मतलब समझ रहे हो, अगर बी हो चुका, जो नीचे लिखा होगा वो हो चुका है, वो कंडीशन है। अगर बी हो रहा है, बी हो चुका है, दिया है बी का होना जरूरी है, तब ए की प्रायिकता, बी हो चुका है तब ए की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आप देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर आए अपान सिर्फ बी में कितने नंबर इन बी, क्योंकि अब जो आपका नीचे आपने एस लिखा था, अब एस जो आपका बी है जो हो चुका है वो प्रतिदर्श समिष्ट हो गया ना, तो इसलिए हम नीचे क्या लिखेंगे, केवल बी लिखेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी क्यों लगाए, क्योंकि जब एफ जब हो चुका है उस केस में हमको ई देखना है, तो देखना है कि इन दोनों का कॉमन क्या बचा, बस ऊपर वही लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपका क्या रहा फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो आप इतना ना करके डायरेक्ट यहां पर अब एक बात फिर से समझ लो, सॉरी इसे मिटाने का कोई काम नहीं था, चलो इसे हम फिर से लिख दे रहे हैं। घटना क्या है, शुरू में आपने 3 सिक्के को एक बार उछाला, अब यहां पर 2 घटना डिफाइन किया गया, एक घटना ई, और ई क्या बोला इसमें, ई बोला है कि न्यूनतम 2 चित्त का प्रकट होना, न्यूनतम 2 चित्त का प्रकट होना। तो न्यूनतम 2 चित्त के प्रकट होने में ये भी आ जाएगा हेड हेड हेड, ये भी आ जाएगा टेल हेड हेड, ये भी आ जाएगा हेड टेल हेड, ये भी आ जाएगा हेड हेड टेल, बस उसके अलावा क्योंकि न्यूनतम कम से कम 2 चित्त रहना चाहिए, इन सब में 2 चित्त नहीं है। और एक घटना एफ है, एफ क्या बोला कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होना, पहले सिक्के पर पट प्रकट होना, तो पहले सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता ये है आपका टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है, क्योंकि इन्हीं 4 कंडीशन में पहले सिक्के पर क्या है, पट है। तो हमको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मतलब समझ पा रहे हो ना, यदि एफ हो चुका हो तो ई के होने की प्रायिकता, एक घटना घटित हो चुकी है तब दूसरे के घटित होने की प्रायिकता, यही आपका कंडीशन जोड़ दिया। अगर ना कंडीशन जोड़ता तो हम सीधा क्या लिखते, पीई लिखते, क्या लिखते, जब कोई कंडीशन नहीं जोड़ता तो आराम से अपना मौज से पीई निकालते, पीई का मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। लेकिन जब कंडीशन जोड़ दिया है, क्योंकि हमको यही पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता, एक प्रतिबंध दिया जाएगा, एक कंडीशन देगा, उसके बाद प्रायिकता निकालना। तो अगर एफ हो चुका है तब ई के होने की प्रायिकता का मतलब नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ, दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर बटे जो हो चुका है उसमें नंबर। तो ई इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले जब कभी भी आपको सवाल में पढ़ लो और आपको समझ में आ जाए आपको सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, तो तुरंत उसी समय जैसे ई और एफ लिखो तुरंत क्या निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है, टेल हेड, ये भी तो नहीं है टेल,
ये टेल है, टेल हेड हेड यही कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका टेल हेड हेड। तो नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है? सिर्फ एक पर, अरे ये नंबर नहीं देखना ना, परिणाम देखना, ये पूरा मिलके एक परिणाम है। तो टोटल एक परिणाम है बटे एफ में कुल कितने परिणाम मिले हैं? 4 परिणाम है, 1/4। यही हो गई एफ के घटित होने के बाद ई के घटित होने की प्रायिकता। समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो यही आपको फार्मूला लिखो। लेकिन अभी आपको हमने कल बताया था, कल या इसके पहले वाले जब भी लेक्चर हुआ था, तो देखो वहां पर हमने 2 केस बताया था। क्या? कि अगर जब कभी जरूर नहीं कि आप सिक्के को उछालो तो सिक्का में हेड और टेल आने का चांस बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि हेड के आने का चांस ज्यादा हो और टेल के आने का चांस कम हो जाए। उस समय आप कैसे करोगे? उस समय फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझते हैं, जैसे या एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके बाद हम लोग पूरा मिटा के बात करें। आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला याद है ना आपको? ठीक है। फिलहाल आपको जो अक्सर क्वेश्चन देगा उसमें तो सबके आने की चांस बराबर ही होगा, लेकिन हम लोग एक अपने मन से एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग 3 सिक्के को ना उछाल कर हम लोग सिर्फ 2 सिक्के को उछालते हैं। कितने सिक्के को उछालते हैं? 2 सिक्के। तो जब 2 सिक्के को उछालोगे तो प्रतिगण समष्टि आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही आया। तो हम अपने मन से 2 घटना को डिफाइन करते हैं। एक घटना है आपका ई और एक घटना है आपका एफ। ई को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? न्यूनतम एक चित आना। और एफ को कैसे डिफाइन करते हैं? पहले सिक्के पर पट आना। आप ना वो बोलेगा न्यूनतम एक चित आना, और यहां पर पहले सिक्के पर पट प्रकट होना। पहले सिक्के पर पट प्रकट होना। अब बताओ, न्यूनतम एक चित आना, इसमें क्या? न्यूनतम एक चित का मतलब कम से तो कम एक चित आना चाहिए। 2 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो और अच्छी बात है। हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, बस और नहीं होगा ना, क्योंकि कम से कम एक चित आना चाहिए। इसमें तो एक को चित नहीं है, तो कम से कम एक तो आना चाहिए। पहले सिक्के पर पट प्रकट होना, पहले सिक्के पर पट यानी टेल आना, तो ये दोनों चांस है, यानी टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। तो अगर आपको यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ पूछता, सॉरी, अगर आपको ई बाई एफ पूछता, ई बाई एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछता, तो आप क्या बोलते? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ तो पहले निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में ये टेल हेड कॉमन है, बोलो। तो इसमें क्या आ गया? टेल और हेड। इसमें क्यों लेके भाई आया टेल और हेड? तो नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया? 1, और एफ में कुल कितने आओ? 2। तो ये प्रायिकता 1/2 हो जाता है। लेकिन कब? जब इनमें से हेड टेल सभी के आने के चांस क्या होते? बराबर होते। टेल और हेड दोनों के आने के चांस क्या होते? बराबर होते। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर हेड और टेल का आने का चांस बराबर ना हो सकता है कि हेड के आने का चांस मान लो कितना हो? 3/4। या चलो मैं इसे कर देते हैं, हेड के आने का चांस 1/2 और टेल के आने का चांस नहीं 1/3 और 2/3 ले लो। ठीक है। हेड के आने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 और टेल की आने की प्रायिकता कितनी है? 2/2। यानी 3 हिस्से में से एक, मतलब 3 चांस में से एक चांस है कि आपका हेड आ जाए और 2 चांस है आपका टेल आए। हमने यहाँ पर कुछ पक्षपात कर दिया। तो अब इस कंडीशन में बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ अगर पूछे तो ई बाई एफ को आप फिर ऐसे ही बता दोगे, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर इन एफ। तो ये भी ई इंटरसेक्शन एफ में तो आएगा यही टेल हेड, बोलो। और टेल हेड की यानी कि मतलब केवल 1 नंबर, और एन एफ यानी एफ में कितने नंबर आ सकते हैं? 2। 1/2 आप ये बोलोगे, लेकिन आपका गलत होगा। उस केस में आप डायरेक्ट नहीं बताओ, क्योंकि उसी दिन आपको बताए थे अगर यहां पर सभी के आने के चांस बराबर होते, अगर हेड टेल और हेड का और टेल दोनों के आने का चांस बराबर हो, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। इसके भी आने की प्रायिकता 1/4 होगी, इसके भी आने की प्रायिकता 1/4 होगी, और इसके भी आने की प्रायिकता 1/4 होगी। सभी की आने की प्रायिकता बराबर होगी। लेकिन अगर पक्षपात वाला केस होता, तब बताओ यस आपका होता क्या है? यस तो यही होता है ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो क्या इनमें से सभी के आने का चांस 1/4 ही होगा?
बोलो, अगर क्योंकि हेड के आने का चांस कम है, टेल के आने का चांस ज्यादा है, तो अगर दोनों बार हेड आ रहा है तो इसका चांस 1/3 गुणे 1/3 यानी 1/9। इसके आने की चांस कितनी होगी? 1/3 गुणे 2/3 यानी 2 के 2/9। 3 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हेड का प्रोबेबिलिटी 1/3 और हेड आया होगा और यानी गुणा टेल की आने का प्रोबेबिलिटी, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। जब 1/3 में 2/3 का गुणा करोगे 2 1 के 2 3 3 का 9, और टेल का आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 गुणे हेड, ये भी कितनी हो जाएगी? 2/9। अरे इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 1 के 2 3 3 का 9, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। अरे 2/3 में 3/3 का गुणा करोगे। तो आपको क्या पूछा है? E/F का प्रोबेबिलिटी। E/F का प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? ध्यान से पहले और थोड़ा इसमें समझ लो। यानी यहां पर देखो, क्या सबके आने का चांस बराबर है? सबके आने का चांस बराबर नहीं है। तब केवल अगर ई पूछता तो ई में तो आता क्या? केवल हेड हेड आता, हेड टेल आता और टेल हेड आता। एफ में क्या आता? एफ में ये आपका टेल हेड आता और टेल टेल आता। और ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आता? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आता? टेल और हेड आता। टेल ये आता नहीं आता? आप बताओ, हेड टेल अगर यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछता तो आप डायरेक्ट अभी अगर ये ना देखो कि चांस बराबर है तो आप सीधा करोगे ई आने की प्रायिकता। ई में भाई कितनी चांस है? ई में मतलब कितने नंबर है? 3, और टोटल इसमें कितने नंबर है? 3/4, जो कि आपका गलत होता था। क्यों? क्योंकि ई में है कितना? अभी देखो फार्मूला वाइज कितना है? 3/4 ना। लेकिन वैसे निकालो कैसे आएगा? वैसे निकालने का मतलब ई आना। ई आने का मतलब क्या है? हेड हेड आया होगा, या हेड टेल आया होगा, या टेल हेड आया होगा, क्योंकि जब कामा होता है इनके बीच में यहाँ होता है। जब दो सिक्के को उछाले होगे तो केवल या तो हेड हेड आया होगा, या तो हेड टेल आया होगा, या तो टेल हेड आया होगा। तो इसका मतलब हेड हेड आने का चांस कितना है? 1/9, या यानी प्लस, और मतलब गुणा होता है या मतलब प्लस हो। लास्ट एग्जांपल हम लोग यही बात की थी कुछ दिन। हेड टेल की प्रायिकता कितनी है? 2/9, और टेल हेड की प्रायिकता कितनी है? 2/9। हर बराबर है 2 2 4 1 5/9। वास्तव में ई के आने की प्रायिकता कितनी है? 5/9। लेकिन आप डायरेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 3/4, जो कि आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे आप टेल हेड सॉरी यहाँ पर काम नहीं होगा। एफ के आने की प्रायिकता, यानी अगर आपको कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछता तो आप क्या बताते? अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछता तो आप क्या बताते? डायरेक्ट फार्मूला। इसमें भाई देखो 2 नंबर आए, कुल 4 नंबर है, 2/4 यानी इसकी प्रायिकता कितनी जगह 1/2, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सभी के आने के चांस बराबर नहीं है। तो अगर आपको एफ की प्रायिकता पूछेगा तो एफ की प्रायिकता आप कैसे बताओगे? टेल हेड की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। अरे या तो ये आया होगा या तो ये आया होगा, तो या का मतलब बीच में प्लस लगाओगे। और टेल हेड की प्रायिकता आप पहले से निकाल के बैठो कितना? 2/9, प्लस है तो प्लस लगाओ। टेल टेल की प्रायिकता कितनी? 4/9, तो यहाँ पर कितना? 6/9, तो 3 3 दूनी 6 3 3 9। वास्तव में इसकी प्रायिकता 2/3 है और आप क्या बोल रहे हैं? 1/2। समझ में आ रहा है बात ना? और बताओ ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता क्या बताते हैं आप? ई इंटरसेक्शन एफ का टेल हेड आने की प्रायिकता। तो टेल हेड आने की प्रायिकता कितनी है? आप डायरेक्ट बोलोगे तो 1/4 बोल दोगे। ये डायरेक्ट बोलोगे भाई इसमें केवल 1 नंबर है, टोटल कितने नंबर है प्रत्येक सेमेस्टर में? 4, तो 1/4। लेकिन वास्तव में टेल हेड की प्रायिकता है कितना? टेल हेड की प्रायिकता कितनी है? 2/। तो जब कुछ आपका बायस कंडीशन हो जाए यानी पक्षपात वाला कंडीशन हो जाए, उस केस में आप डायरेक्ट नंबर वाला फार्मूला नहीं लगाओगे। किसका फार्मूला नहीं लगाओगे? डायरेक्ट नंबर से नंबर इन ई अपान नंबर इनहेस कर दो, ये आप डायरेक्ट नहीं करोगे। फिर आप सबका अलग अलग प्रायिकता चेक करोगे, अलग अलग प्रायिकता देखोगे। तो उस केस में हम ई अपान एफ का प्रायिकता कैसे निकाले? क्योंकि अभी तक हम लोग नंबर का सीधा बात कर ले रहे हैं। बोलो, देखो यहां पर जब डायरेक्ट मतलब कोई भी सबके आने का चांस बराबर बराबर हो, तब हमको किसी की भी प्रायिकता पूछा तो हम सीधा देख ले रहे हैं उसमें कितने नंबर आएंगे बटे कुल नंबर, सीधा ऐसे बोल दे रहे हो। लेकिन जब सबके आने के चांस बराबर ना हो, उस केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ पूछे तो हम नंबर का बात ना करके इनके अलग अलग, देखो सबका अलग अलग प्रायिकता लेके चल रहे हैं। तो यानी हम यहाँ पर नंबर इन ई अपान एफ ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? देखो यहां से देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2/9 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 2/3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। 3/9 का मतलब 3 1 के 3 3 3 का 9, तो ये कितना होगा? 1/3। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या, ये तो केवल आपको वैसे समझाना था हमें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर कभी भी वास्तव में जो आपका रियल फार्मूला आया है, ध्यान से देखना है,
जो आपका रियल फार्मूला है सप्रतिबंध प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, आप इसको जो बोल रहे हो नंबर इन ए, सॉरी नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर इन बी, ये तो बोले ना, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर बटे बी में नंबर। हम एक काम करते हैं, नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी में भी एन एस का डिवीजन कर दिए, मतलब भाग दे दिए, और नंबर इन बी में भी हमने एन एस का भाग दे दिया। कोई दिक्कत यहां तक? हमने कुछ नहीं किया, अंश में भी एन एस का मतलब सोच रहे हो ना, प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या। तो अपने मन से किसी भी एक नंबर का ऊपर नीचे हम भाग कर सकते हैं। तो ये क्या है बताओ, एन ए अपान एन एस, ये क्या होता है? क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो होता है? अरे ए के घटित होने की प्रायिकता क्या बोलती हो? ए में संख्या, मतलब ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे एस में संख्या। बार बार उतना नहीं बोलेंगे, सीधा बोल देंगे ए में संख्या एस में संख्या। तो ये तो करते हो, अगर ए का प्रायिकता निकालना है तो ए में संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि एस में संख्या देखते हो। तो क्या बताओ, यहाँ पर एक जगह केवल ए इंटरसेक्शन बी आया है क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं इतने को। बोलो, अरे कुछ नहीं किए, यहाँ पर देखो ए अपान एस था तो हमने ए का प्रायिकता बोल दिया, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अपान एस है तो हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बोल दिए, यहाँ पर बी अपान एस है तो हम इसको बी की प्रायिकता बोल देंगे। उल्टा सोच लो, बी की प्रायिकता क्या होगी? बी में संख्या बटे एस में संख्या। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी में संख्या बटे एस की संख्या। तो इसको अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो यानी जो आप ये फार्मूला लगा रहे हो, ये फार्मूला आप हमेशा मत लगाना। आप हमेशा सोचोगे क्या फार्मूला, ये कब लगाओगे? जब सभी के आने का चांस क्या हो? बराबर। बात समझ आ रहा है ना? तो वास्तव में अब आपको जो केवल फार्मूला लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, ये कितना हो जाएगा? नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी अपान नंबर इन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखो बटे बी में, लेकिन ये हमेशा नहीं लगाओगे। हमेशा जो लगाने वाला, यानी ये कभी कभी गलत हो सकता है, इससे लगाओगे तो गलत आ सकता है। सर कब? जब कुछ आपका पक्षपात वाला, यानी प्रतिदर्श समष्टि में जितने भी संख्या हो सबके आने का चांस बराबर ना हो, तब उस केस में ये फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। तो उस केस में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का अलग से प्रायिकता निकालेंगे और बी की अलग से प्रायिकता निकालेंगे, तब दोनों की प्रायिकता देंगे। ठीक है, तो आप ये कॉपी करना, ये आपको फार्मूला मिला, इसी फार्मूला पे हमारा अपना पूरा प्रश्नावली है। और ये है क्या, इसको पढ़ते क्या है? जब बी दिया हो तब ए के घटित होने की प्रायिकता, बी घटित हो चुका है उस समय ए के घटित होने की प्रायिकता, और इसी को बोलते हैं ए की सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो लिख देते हैं, यदि बी घटित हो चुका है तब ए के घटित होने की प्रायिकता कभी कभी बोल देगा और कभी कभी आपको दे देगा सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। लेकिन शर्त है, ध्यान से देखो, आपको नहीं दिया रहेगा प्रायिकता पूछा, सप्रतिबंध प्रायिकता पूछा है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रायिकता पूछा है? सप्रतिबंध पूछा, प्रायिकता पूछा है। दे दिया सप्रतिबंध प्रायिकता तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया सप्रतिबंध प्रायिकता, केवल पूछ लिया कि इसके घटित होने की प्रायिकता, तब आपको कैसे पता चलेगा? केवल सिंपल प्रायिकता पूछा, सप्रतिबंध वाला पूछा है। बस देख लो सवाल में कहीं कोई घटना घटित तो नहीं हो रहा है, आपको सवाल में कहीं कहीं हिंट दे देगा, ए घटित हो चुका है तब बी की प्रायिकता। तो आप ये मत देखना कि हमको ये नहीं दिया कि सप्रतिबंध प्रायिकता, केवल प्रायिकता पूछ लिया, पहले से दे दिया कि ए घटित हो चुका है तब बी की प्रायिकता। बात समझ आ रहा है? तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। चलो अब इस पे कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली की तरफ अपना बढ़ेंगे। चलो हेडिंग देखो, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण ना, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण। ये गुण कभी कभी आपका पूछ लेता है डेरिवेशन इसका, और नहीं पूछता है, मतलब कभी कभी सीधा सवाल लगाने में हमको ये काम पड़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान, ध्यान से देखो, एस का मतलब समझते हो ना? एस का मतलब पूरा, जैसे ये आपका ख्याल करो जब बिनारिक पढ़ते तो इसको हम पूरे को बोलते हैं एस। कोई भी घटना हो ए बी सी, सब एस के एक उपसमुच्चय ही तो होते हैं, पक्का? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ कितना होगा? अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ निकालना, यानी अगर एफ हो चुका हो
तब एस के होने की प्रायिकता। अच्छा इसमें कौन बड़ा होता है, एस बड़ा होता है कि एफ बड़ा होता है? सीधी एस बड़ा होता है, एस सबसे बड़ा। एस है क्या, कोई प्रयोग करते उसमें जितने भी संभव परिणाम वो सब आ जाते हैं। ई एफ ए बी सी डी, ये तो उसका एक सबसेट होता है, उसका एक घटना ही तो होता है। तो अभी आपने जो फार्मूला देखा उस फार्मूले के हिसाब से क्या बोल सकते हो, अगर एस अपान एफ की प्रायिकता पूछा, इस बात का मतलब क्या है, एस इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता और बटे एफ की प्रायिकता। बोल सकते हो ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे एफ की प्रायिकता। अब बताओ एस में और एफ में इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, सोच के बताओ। एस और एफ का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एफ आएगा। एस तो पूरा इतना पूरा ही पूरा एस है ना, ऐसे समझो ये पूरा आपका क्या है, एस है। एफ तो उसका एक सबसेट है, तो इस पूरे और इतने में यही एफ ही तो कॉमन रह जाएगा। तो यानी कभी भी याद भी रखो, पूरे सेट में से अगर उसका एक सबसेट लोगे तो एफ तो इसका एक सबसेट है, तो सबसेट और सेट में वही सबसेट ही कॉमन रहता है। यानी जहां एस इंटरसेक्शन एफ है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, केवल एफ। तो एस पी एफ अपान पी एफ, तो क्या कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, एफ। यानी कभी भी प्रतिदर समष्टि के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ हो चुका हो दिया हो तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक। तो ये आपका प्रॉपर्टी है और ये आपका इसका क्या हुआ, प्रूफ हुआ। और यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी लिख दिए, क्योंकि एस इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, एफ। जहां एस पूरा बड़ा वाला सेट है प्रतिदर समष्टि और एफ क्या है, उस प्रतिदर समष्टि से मिलता हुआ उसका एक उप समुच्चय, यानी सिर्फ एक घटना। ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान एफ। कभी ये पूछे, अभी तक आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, लेकिन यहां पर अब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान। इस बात का मतलब समझ रहे हो, ए यूनियन बी की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुका हो। अरे एस अपान एफ, ए अपान एफ का मतलब क्या पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का मतलब क्या है, ए की प्रायिकता जबकि बी हो चुका हो, बी घटित हो चुका हो। कोई दिक्कत नहीं, आप इस पूरे को मान लो ई मान लो, इसको आप एफ मान लो। तो ए अपान एफ का मतलब क्या है, जब एफ हो चुका है तब ई के घटित होने की प्रायिकता, तो ई की जगह है कितना, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की घटित होने की प्रायिकता जब एफ हो चुका। और ख्याल करो, चल अभी इसके पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी लिखना हो या ए यूनियन बी लिखना हो, ए यूनियन बी को क्या लिखते हो, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसकी प्रायिकता पूछ ले तो आप सबकी अलग अलग प्रायिकता लगा दो, बोलो। और यहीं पर बटे एफ करके पूछ लिया तो आप सब भी बटे इसमें एफ लगा दो। ये फार्मूला हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान एफ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यूनियन पूछा तो यहां पर इंटरसेक्शन लगाना होता है, अपान एफ। बात समझ में आ रहा है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो। कौन सी घटना हो, अपवर्जी घटना का मतलब ऐसी घटना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ए एकदम अलग है, बी बिल्कुल अलग है, जिसमें कुछ न कॉमन हो। उस केस में इंटरसेक्शन मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं को हम लोग सेट के फॉर्म में क्या लिखते हैं, फाई। ख्याल है ना। कैसे, कब ऐसा कब हो, जैसे मान लो एक घटना दे दिया दोनों सिक्के पर टेल आना, और एक घटना दे दिया दोनों सिक्कों पर हेड आना। कुछ नहीं आना, नहीं टेल आना। एक पे क्या, दो सिक्का है दोनों पे टेल आना, दोनों पर हेड आना, तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, यानी फाई। क्या कॉमन है, फाई। तो जब अपवर्जी घटना का मतलब समझ गए ना। तो अगर दो घटना अपवर्जी घटना होने का मतलब, अगर बोल दिए दो घटना अपवर्जी घटना, इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई। फाई यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ये लिख रहे हैं, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई। उनमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा। तो अगर जब उनका इंटरसेक्शन फाई है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, जीरो। जब कुछ है ही नहीं तो उसके होने की प्रायिकता का कोई चांस नहीं, यानी उसका चांस कितना है, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, सॉरी जीरो। और चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, चाहे इंटरसेक्शन बी अपान एफ बोलो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी अपान एस बोलो, किसी भी की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। बात समझ आ रहा है ना। उस केस में हम यही लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ ये क्या आ जाएगा, जीरो। तब ये फार्मूला क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो गया।
अरे ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ पूरा 0 हुआ, तो यही दोनों बचा, यानी तब उस केस में ए यूनियन बी अपान एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान, तो जो फार्मूला जानते थे वही फार्मूला है, बस हमने यहाँ पर सब में बट्टे बट्टे क्या करके एफ लगा दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात ना। तो ये प्रॉपर्टी है, अब इसको हमको प्रूफ करना है, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है और इसका प्रूफ भी याद रखना है। तो पहले आप पहला प्रॉपर्टी कॉपी कर लो और आप इसको भी कॉपी कर लो, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, चलो अब आओ देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। इसका प्रूफ कैसे करना है, हमको अपने मेथड से करना है। अपने मेथड का मतलब जो सप्रतिबंध प्रायिकता किया, आप फार्मूला देखो उससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान एफ, क्या लिखोगे, अभी आपने देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ क्या मतलब, नंबर इन ए इंटरसेक्शन एफ अपान, अरे इन दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर बटे एफ में नंबर, ये तो फार्मूला था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ। ए अपान एफ बोल दो, ए अपान बी बोल दो, चलो अगर ए और बी बोलोगे तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बटे बी। तो अगर आप इस पूरे को ए मान लो या इस पूरे को ई मान लो, तो ए अपान एफ की प्रायिकता क्या होगी, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ, ई की जगह है क्या ए यूनियन बी, लेकिन इसका इंटरसेक्शन देखना किसके साथ, एफ के साथ, बटे नंबर इन एफ। यहां पर लिख देते, ये कैसे आया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ क्या होता है, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। उस कॉन्सेप्ट से हमने इस पूरे को मान लिया ई, तो ई अपान एफ की प्रायिकता क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन एफ, ए की जगह ए यूनियन बी था तो इसको लिख दिए, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता नंबर और बटे एफ में नंबर। कोई दिक्कत, अब बताओ, ख्याल करो आप वहां पर ये भी पढ़ते थे, अगर कभी भी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना था सी के साथ तो कैसे लिख, क्या करते थे, पहले इसका इसके साथ, यानी ए यूनियन सी, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले इसका इसके साथ यूनियन ले लेते थे, इंटरसेक्शन है फिर इंटरसेक्शन लगाओ, फिर बी यूनियन सी, ख्याल है। वहां पर आप ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े हो, जैसे ए, अगर यहाँ पर तुमने इधर से अप्लाई किया, अगर इधर से अप्लाई करते जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको आप कैसे करते, पहले आप इसका इसके साथ लेते, फिर जो बीच में साइन है आप वही लगा देते, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, चलो यहाँ पर सी ले लो ना तो अलग अलग होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी, पहले एक जैसे ख्याल करो प्लस माइनस 2 गुणे 3 + 4, तो 2 को इस पे बांट देते थे, ख्याल करो, फिर प्लस है तो बीच में प्लस लगा देते हो, फिर 2 को इस पे बांट देते थे, तो वही तुमने यहाँ पर किया, इंटरसेक्शन को इसके साथ ही लगाया और इंटरसेक्शन को इसके साथ ही लगाया, बीच में यूनियन था तुमने बीच में यूनियन लगा दी, ऐसे ही तो पढ़े थे ना। यहाँ पर भी देखो वही, अगर इधर से जैसे यहाँ पर गुणा होता, इसका इसके साथ गुणा करते, यहाँ पर इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर ये चीज संभालना, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो पहले इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, यानी ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यूनियन है तो आप यूनियन लगा दोगे, फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, बी इंटरसेक्शन सी, जैसे प्लस और माइनस का, इसको कहते हैं वितरण प्रगुण, क्या कहते हैं, वितरण प्रगुण। तो सेम अब बताओ यहाँ पर क्या आपको कुछ वैसा दिखा, यहाँ पर ये तो आपका अलग है ना, तो इसका पहले इसके साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर यूनियन है तो हम यूनियन लगा देंगे, फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर इन, या प्रोबेबिलिटी के भी टर्म में आप लिख सकते थे, तो क्या बोल सकते हैं, नंबर इन ए का इंटरसेक्शन लोग किसके साथ, एफ के साथ, यूनियन है तो यूनियन लगाओ, फिर बी का किसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, एफ के साथ, बटे नंबर इन एफ। कोई दिक्कत। और अभी आपने यूनियन का फार्मूला देखा है कि ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर इन ए, या आप नंबर के टर्म में बात करो या जैसे ही बात करो, ए यूनियन बी बराबर आपने देखा है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही देखे थे। प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम इसका प्रोबेबिलिटी बता देंगे, सबका प्रोबेबिलिटी बता देंगे अलग अलग। तो क्या यहाँ पर फिर से यूनियन आया, यहाँ पर फिर से यूनियन आया नहीं आया, अगर ये फिर से यूनियन आया तो आप क्या करोगे, ये ए हुआ या आपका पूरा बी हुआ, तो ए यूनियन बी कैसे बोलोगे, ए आप ऐसे लिखोगे, फिर बी आप ऐसे लिखोगे, फिर माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए की जगह है कितना,
अरे ये पूरा ए है और ये पूरा बी माने हो ना, तो ए वैसे लिखो, यानी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस बी की जगह कितना है बी इंटरसेक्शन एफ माइनस इन दोनों का, क्योंकि जब यूनियन है तो लास्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाओगे, तो ए की जगह इतना और बी की जगह इतना है, यानी कहने के लिए क्या करोगे ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए हुआ, अब इंटरसेक्शन बी, बी की जगह क्या है बी इंटरसेक्शन एफ। कोई दिक्कत? देखो ए यूनियन बी क्या आता है ए प्लस बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन लगाते हैं, और बटे सब में क्या है नंबर इन एफ, लेकिन यहाँ पर नंबर पूछा है तो सब में क्या लगा दो नंबर, सब में क्या लगा दो नंबर, प्रोबेबिलिटी पूछा हो तो सब में प्रोबेबिलिटी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। अब आओ देखो फिर, अब यहां पर बताओ इसको क्या लिखते हो ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, इसको क्या लिखते हो, क्या इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं क्या, कैसे, यहां समझे, एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है एफ, ठीक है, इसको हम बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब ए और एफ में कॉमन, ए और एफ में कितना कॉमन है ये इतना कॉमन है पोर्शन, बी इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है बी और एफ में कॉमन, तो बी और एफ में कौन कॉमन है, देखो एफ का पोर्शन इतना है बी का पोर्शन इतना है, इन दोनों में कॉमन यही हुआ कि नहीं कॉमन हुआ, तो फाइनली ये जो पूरा था इसमें और ये जो पूरा आया इसमें, इसमें सिर्फ ये इतना कॉमन हुआ कि नहीं कॉमन हुआ, और ये यानी तीनों में जो कॉमन है तीनों में कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये तो प्रॉपर्टी पढ़े थे, यानी हम इतने की जगह क्या लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट नंबर इन, इसको ऐसे रहने देते हैं ए इंटरसेक्शन एफ, और एक काम कर देते हैं एक स्टेप बचा देते हैं, ये इसका भी बटे होगा इसका भी बटे होगा इसका भी बटे होगा, तो जब इतना बटे इतना करोगे तो नंबर इन एफ माइ प्लस नंबर इन इतना बटे इतना कर दो नंबर इन बी इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर इन एफ माइनस, इसको भी आपने क्या बताया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ बटे, ये भी तो बटे होगा यानी नंबर इन एफ। तो क्या हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ लिख सकते हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ का फार्मूला क्या होगा नंबर इन ए इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर इन एफ, फार्मूला से, तो इसको हम ए अपान एफ लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान एफ, अरे बोलो माइनस, इसको क्या लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ, यही तो आपका फार्मूला आया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी पूछा है तो पहले आप ए को लिख दो फिर आप बी को लिखो, फिर माइनस यूनियन पूछा तो वहां पर क्या कर दो इंटरसेक्शन, क्वेश्चन पूछ, फिलहाल इस पे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जो हम लोग पहले ये फार्मूला पढ़े इस पे आपको अक्सर क्वेश्चन लगाना होगा, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है इसको प्रूफ करने के लिए दे देता, तो प्रूफ में कोई कठिन नहीं है, नहीं आप जो क्लास 11 में फार्मूला पढ़े वही हमने बस लगा दी, बस कुछ नहीं किया, सब में बटे एफ वही सबके करके बोल दिया, तो यहाँ पर ये कैसे आ गया समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो यहाँ पर चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, अगर ए और एफ में इंटरसेक्शन फिर बी और एफ में इंटरसेक्शन फिर उन दोनों में इंटरसेक्शन देखोगे जो तीनों में इंटरसेक्शन होगा वही आपको आएगा, हमने वेन डायग्राम से बताया, फिलहाल आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए। तो अपवर्जी घटना के लिए आपको पता है अगर दो घटना अपवर्जी हो तो उनमें कुछ इंटरसेक्शन आता ही नहीं है, जब उनका कुछ इंटरसेक्शन आएगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाई का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बचे कितना सिर्फ इतना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं आता ना, तो आपको ये भी कॉपी करना, ये इसका तो क्या था प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ। तो फिर हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखें, आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी। देखो ख्याल करो आप क्लास 10th में जब किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता पढ़ते हो तो वही आप देखते हो, जैसे किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को आप ई बोलते हो, तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता को ई डैश से दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते, ई डैश का मतलब क्या है ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है कि ई के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मतलब क्या है ई के न घटित होने की प्रायिकता, और वहीं पर आप देखते हो क्या किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना की न घटित होने की प्रायिकता मिला के कितना आता है 1, जैसे सिक्के को उछाले थे हेड और टेल आया,
हेड के आने की प्रायिकता 1/2 है, टेल का आने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये है क्या है, हेड का आना, ये क्या है, टेल का आना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो हेड का ना आना, टेल का आना यानी हेड का आना, हेड नहीं आएगा तो मतलब टेल ही तो आएगा, तो इसको बोल सकते हो हेड का ना आना। तो आप अगर हम इसको बोल दिए ई यानी हेड का आना, तो क्या आप इसको ई डैश बोल सकते नहीं बोल सकते, ई डैश यानी हेड का ना आना। और इन दोनों को जोड़ो, क्या एक आया नहीं आया। ख्याल करो जब 4 की बात करते हैं, एच टेल टी एच और टेल टेल, इसकी प्रायिकता 1/4 होती है, इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी प्रायिकता 1/4 होती है कि नहीं होती है। अगर सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा। तो यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसके न घटित होने की प्रायिकता, सभी की प्रायिकता को जोड़ो कितना आता है, एक। तो अगर किसी भी, यही तो हमने लिखा है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, किसी घटना की न घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये बराबर जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये आप कहां पढ़े, क्लास 10th में। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। सेम वही फार्मूला, ये आपका प्रॉपर्टी 3 होगा। प्रॉपर्टी 3 आपका क्या है कि किसी घटना के न घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर होती 1 माइनस उस घटना के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आप अभी देखा है, चूंकि आप ये जानते हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ कितना होता था, बोलो। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही देखियो ना, प्रतिदर्श समष्टि के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ हुआ हो चुका है तो कितना हुआ था, 1। पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपने यही देखा। यस है क्या, जैसे अगर ये घटना है आपका ई यानी ए, तो ये जो बचा ये आप सबका यही तो है ई डैश। अगर आप इसको ई बोले हो तो इसके अलावा जो पूरा बचा, अरे ई का मतलब क्या है, ई का होना, ई डैश का मतलब ई का ना होना, ई का ना होना, इधर तो ई तो नहीं होगा, ई केवल इतने ही रेंज में होगा ना। तो यानी अब इन्हीं दोनों को ई और ई डैश पूरे को मिला दोगे तो आपको प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यानी ई यूनियन ई डैश ही तो यस होता है। यूनियन का मतलब ई भी ले लो और ई डैश भी ले लो, तो जब पूरा ले लोगे तो आपको एस ही तो मिलेगा, यानी एस की जगह हम क्या बोल सकते हैं, ई यूनियन ई डैश। तो दिस इंप्लाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, ई यूनियन ई डैश बटे एफ। ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। तो अभी आपने इसके दूसरा प्रॉपर्टी देखा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था, ए यूनियन बी है तो ई की प्रायिकता, यानी हम इसको लिख सकते हैं इतने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। अरे यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब पहले आप ई को लिखोगे, फिर आप दूसरे यानी ई डैश को लिखोगे, माइनस उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आता है यानी ई इंटरसेक्शन ई डैश बटे एफ, यही तो करोगे। और ई इंटरसेक्शन ई डैश क्या होगा, 0, क्योंकि ई का मतलब इतना और ई डैश का मतलब उसके बाहर बाहर, कुछ कॉमन ही नहीं है। किसी घटना के घटित होने में और उस घटना के न घटित होने में कुछ कॉमन नहीं, एकदम अलग है, वो एकदम अलग है। क्योंकि ई तो देखो केवल इतना है और ई डैश तो उसके पूरे बाहर बाहर का है, तो ई और ई डैश का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 0, यानी ई और ई डैश अपवर्जी घटना है। तो चूंकि ई एंड ई डैश ये परस्पर कैसी घटना है, अपवर्जी घटना है। अगर ये अपवर्जी घटना है तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। तो अगर इंटरसेक्शन फाई हुआ तो इसकी जो सप्रतिबंध प्रायिकता निकालोगे, सप्रतिबंध प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर ये वैल्यू 0 हुआ तो यहां से आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। यहां से देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ, और ये कितना हुआ, 0 हुआ ना, 0। और यही बराबर किसके था, 1 के ना, तो यहाँ पर आप बराबर 1 करके तब इसको समीकरण 1 मानना। तो ये किसके बराबर है, 1। तो चलो ये फिगर हम मिटाते हैं। तो अब बताओ यहां से बस पक्षांतर कर दो, हमको क्या चाहिए, ई डैश वाला चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ, ये बराबर क्या आ जाएगा, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 0 बटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। ये तो प्रूव करना था। तो इसको कैसे प्रूव किए, केवल आपने इसको लेके चला, पहला प्रॉपर्टी लेके चला, एस अपान एफ बराबर 1 होता है। एस को क्या लिख सकते हो, ई और ई डैश मिला दोगे तो पूरा एस मिल जाएगा, तो ई यूनियन, और यूनियन वाला फार्मूला क्या आता है, ई को लिखो फिर ई डैश को लिखो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 है तो जब इसकी जगह 0 रख दोगे तो यही 2 बचेगा, यही दोनों बराबर है 1 के, तो ई डैश का प्रायिकता उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो तीनों फार्मूला याद रह गया ना। तो फिर हम लोग अब इसका जो एग्जाम्पल है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट होता है, अब हम लोग का केवल एग्जाम्पल बचता है, इस पे क्वेश्चन करना। तो एग्जाम्पल हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।